afternoon, everyone. Initial half an hour I'll spend on the recapitulation of the stuffs that we went through in the previous class. एक बार go through all the structures. नेफ्रॉन के अंदर पाए जाने वाला बोमैंस कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल. तो हम लोग जरा इसके बारे में बातें कर लें कि हमने अब तक क्या सीखा था प्रीवियस क्लास में. इन द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक हम लोगों ने ये बातें की थी कि किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस. चूंकि हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी में अ पेयर ऑफ किडनी वी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर, जिसका काम ये है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को क्लीन करता है. ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनस नेचर के होते हैं, यूजुअली यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, थोड़े बहुत ट्रेसेस में अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो दोज आर टू बी क्लीन्ड आउट बाय द किडनी. किडनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्लड को साफ करे, छाने, फिल्टर करे. इस पूरे प्रोसेस में ब्लड किडनी में जाता है थोड़ा 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 करके, और किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाएगा. और इंडिविजुअल नेफ्रॉन्स, कितना नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली एक किडनी में 1 मिलियन, दैट इज अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन हर किडनी में मौजूद है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि जब उनको ब्लड मिलेगा, थोड़ा सा ब्लड, तो वो उसको फिल्टर करते हैं. अगले नेफ्रॉन को थोड़ा सा ब्लड, अगले नेफ्रॉन को थोड़ा सा ब्लड, ऐसे करके इतने सारे नेफ्रॉन हैं कि हर नेफ्रॉन ने थोड़ा थोड़ा ब्लड भी अगर फिल्टर किया तो पूरा ब्लड हमारे बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर हो गया. अच्छे से ब्लड की फिल्ट्रेशन हो गई तो ऑफ कोर्स ये सारी गंदगी एलिमिनेट होके एक साइड हो गई. ये जो काइंड ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, विथ लॉट्स ऑफ वाटर, ये किडनी से बाहर निकलेगा यूरेटर नाम के पाइप से, और ये कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो जाएगा इस अनवांटेड सब्सटेंस से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ओपनिंग ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेथ्रा. किडनी का शेप होता है कैसा? बीन शेप. कलर होता है रेडिश ब्राउन. लेंथ होता है अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर्स. विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर्स. और अप्रोक्सीमेट वजन होता है 150 ग्राम, लेकिन एनसीईआरटी बुक बोलती है कितनी? 120 to 170 ग्राम. एवरेज 150 ग्राम. ठीक है ना. हर किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से दोस्ती है आपकी. कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड बोमैंस कैप्सूल. उसके नीचे वी हैव अ कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड proximal convoluted tubule, PCT full form. proximal convoluted tubule जो नीचे आके U shape structure बनता है, क्या बोलते हैं उसको? Henle's loop या loop of Henle. ऊपर उठता है, फिर से convolution है, क्या बोलते हैं उसको? distal convoluted tubule that connects into a long tube like structure called collecting duct. collecting duct opens into the pelvis. तो जरा एक प्यारा सा नेफ्रॉन बना लेते हैं वापस से हम लोग. तो we have the different parts. Briefly मैं लिख दूं, this is called proximal convoluted tubule, PCT. This is called distal convoluted tubule. This is called Henle's loop, और this was collecting duct. This structure is called. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो यहाँ होगा. इनकमिंग सब डिविजन ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड afferent arteriole and outgoing is called efferent arteriole. Actually this is a bunch या tuft of capillaries जिसमें actually pores दिखाने की कोशिश की गई है जहां से filtration होगा. So this is called afferent arteriole and this is called efferent arteriole. This efferent arteriole actually will be serving the purpose of selective reabsorption. दो स्टेप्स, 3 स्टेप है ओवरऑल यूरिन फॉर्मेशन के. पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको एनसीईआरटी ने फिल्ट्रेशन बोला है. दूसरा स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. तीसरा होता है टिब्यूलर सिक्रीशन. लास्ट क्लास में लिखा था हम लोगों ने ये जो 3 स्टेप है, इसमें पहला स्टेप था हमारा क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. पहला स्टेप टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस. जब ब्लड आएगा यहां से फ्लो होता 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 तो ब्लड के अंदर से ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सेप्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो काफी बड़े मॉलिक्यूलर साइज में है, उनको छोड़ के सब कुछ छन के नीचे आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दीज 2 थिंग्स, क्या क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और
तो ये सारी चीजें इससे फिल्टर नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा जो कुछ भी है ब्लड में सब छन के नीचे आ जाएगा। जो चीजें छन के फिल्टरों के नीचे आ गई दे आर कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन के प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट कहते हैं। आप द थिंग दैट गेट्स फिल्टर्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में काम की चीज भी है और वेस्टफुल चीज भी है। वो वेस्टफुल चीज जो बॉडी से बाहर निकालना है वो भी है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेसिव सॉल्ट्स, मिनरल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। और काम की चीजें हैं जैसे कि बहुत सारा पानी है, ग्लूकोज है, विटामिन है, अमाइनो एसिड्स है, बट ये मिक्स्ड है, ये सब खिचड़ी बना हुआ है इसका। अब हमें चुन चुन के काम की चीजें निकाल के वापस ले लेनी है बैक इनटू द ब्लड, और फालतू चीजों को बहने के लिए छोड़ देना है, ये जाए बर्बाद होकर बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में। यही मकसद है। तो जब चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में फ्लो होते 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 आगे बढ़ेंगी, इसी दौरान इफरेंट आर्टरियोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू कलेक्ट इट बैक बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। हमने बोला 3 स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन का। पहला स्टेप इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। कहां होगा ये? ग्लोमेरुलस में। जो कुछ छन के नीचे गिरा उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द आउटकम ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल, हार्मफुल सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें भी प्रेजेंट हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, और वो सारी चीजें भी प्रेजेंट हैं जो बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत नेसेसरी है। जो हमारा न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है जो हमने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके बॉडी में बनाया है, हमारा अमाइनो एसिड है जो हमने प्रोटीन डाइजेस्ट करके बनाया है, ये सब भी अगर यूरिन में बह के निकल गया तो खाना पीना बर्बाद। तो ये नहीं होना चाहिए, ये वापस चाहिए हमको, और ये हमें वापस मिले इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? इफरेंट आर्टेरियोल की। इफरेंट आर्टेरियोल बच्चों क्या करेगा, पहले ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। इफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगा कि वो इधर से आकर के इसको ऐसे लपेटेगा, पूरा क्लस्टर बनाएगा, ताकि वो इधर से घूमता हुआ फिर इधर आ पाए। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल से चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप अपने इंस्टीट्यूट के नीचे पहुंचते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि कभी ऐसा हो कि आपका कोई कलीग, कोई फ्रेंड जो आपके ही गांव से बट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या पढ़ती है, जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि आप एक ही स्कूल में थे कभी 9th 10th में, आज अलग अलग इंस्टीट्यूट में हैं। तो कभी ऐसा कुछ हुआ, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, कि उसने आपसे कोई नोट्स मांगा। एक बार बच्चे शेयर करते हैं, तो नोट्स मांगा कोई सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का कंसिडर कर लो। तो आपने उसको बताया, फ़ोन पे बात हुई थी, तो आपने बताया कि ये XYZ टाइम पर मेरा ब्रेक होगा, उस टाइम पे तुम आना मेरे इंस्टीट्यूट के नीचे, हम तुमको कॉपी दे देंगे, फिर तुम उसका ज़ेरॉक्स करवा लेना, फिर शाम में हमको दे देना, ऐसा कुछ। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी पहली क्लास ख़त्म हुई सुबह, पहले क्लास के बाद ब्रेक हुआ, तो फिर आपने जाकर के उसको कॉपी दे दिया। अब इस एरिया में आप रहते हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है। आपको मैं इमेजिनेशन के तौर पे मैं लेके जा रहा हूँ बस स्टैंड, गवर्नमेंट बस स्टैंड। उधर जाते हैं आप, उस साइड टाउन की तरफ जाते हैं। हजारीबाग टाउन उधर है ना, ये तो गांव है ना इधर का एरिया, पता है ना आपको? नहीं पता? बाबू गांव बोलते हैं उसको। अब ये डेवलप हो गया ना, पहले तो ये पूरा का पूरा बंजर एरिया था। एक्चुअल टाउन तो उधर है ना, आई होप यू नो दैट। बट आपका उधर उतना काम होता नहीं होगा, आपको सब कुछ इधर अवेलेबल है, तो यूजुअली यू डोंट गो दोज इन एक्चुअल टाउन ऑफ हजारीबाग। तो बस स्टैंड देखा है सबने। अब गवर्नमेंट बस स्टैंड ले लो जहाँ से AC बसेस निकलती हैं। तो अब गवर्नमेंट बस स्टैंड का इमेजिनेशन ले लो, वहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। पहुंच गए वहां पे। स्टोरी ये थी कि आपका कोई दोस्त जो रहता उस साइड है, बस स्टैंड के पास उसका अपना कमरा है, लॉज है, रूम है, हॉस्टल है, व्हाटसोएवर। बट हुआ क्या कि वो बच्चा या बच्ची जो भी, ही और शी वाज देयर, और ही और शी वाज विद ऑन अ स्कूटी या बाइक, स्कूटी या बाइक कुछ भी मान लो ऐसा। ये सारी बात का लॉजिक है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपने अपनी कॉपी दी और बोला ठीक है दोस्त, जेरोक्स करा लेना, तो मेरा क्लास खत्म होगा फिर हमको दे देना, हम शाम में पढ़ेंगे। उसने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2 घंटा अभी है या 4 घंटा है, क्लास फ्री होने के बाद आपको दे दिया जाएगा, आपका क्या बिगड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने उसको बोला ठीक है, वो हो गया, आपने वो कॉपी दिया, कॉपी उसने लिया, अपने बैग में रखा, सेल्फ का बटन दबाया, चालू हो गया स्कूटी, और वो जुर्र ऐसे निकला इधर से। फिर वहां से राइट टर्न लेके वो बस स्टैंड पहुंच जाएगा। आप उसको गए, हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ आप ऊपर सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। सडनली आपको हुआ धक से, और क्यों हुआ इसका लॉजिक समझो। ये क्या हो गया, अपने आप चालू हो गया। व्हाट हैपेंड कि जैसे ही वो बंदा या बंदी वो आप ऊपर आए, वैसी ये फीलिंग आपको आई। अब क्यों आई, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऊपर चढ़ते ही आपको ना एकदम ऐसा फीलिंग आया कि बहुत घबराहट सा हुआ। और रीजन क्या था मैं बताता हूँ। रीजन ये था कि आपको ध्यान आया कि सुबह सुबह इंस्टीट्यूट आने से पहले उस कॉपी में आपने
500 रुपए के 4 नोट रखे थे कि लाइक पॉकेट में नहीं रख करके, कॉपी में बहुत से बच्चे कई बार पैसा रख देते हैं, पढ़ते पढ़ते रख देते हैं। ये आपको ध्यान है, उसी कॉपी में 4 मैंने कड़ा कड़ा गांधी जी का 500 का नोट डाल दिया था। होगा धक से, होगा जोर से हो जाएगा, ज्यादा ही धक से हो सकता है। अब तुरंत वापस उल्टे 180 डिग्री में टर्न बैक हो गए और इमेजिन करो कि आपके पास भी स्कूटी नीचे लगी हुई थी। आप नीचे वापस आए और वहां पे आपका स्कूटी लगा हुआ था, आपने स्कूटी ऑन किया, आप उसके पीछे पीछे जाते तो वो जितनी स्पीड से भागा है या गया है, भागा क्या उसको थोड़ी पता, उसने कॉपी खोल के वो देखा भी नहीं है, बट आपको डर क्या है कि कल को शाम को देने आएगा और बोलेगा नहीं नहीं इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो आप उसको साबित कैसे करोगे था। तो आपको वो चांस नहीं लेना है, वो रिस्क ही नहीं लेना है। तो आप तुरंत क्लास जाए भाड़ में, थोड़ा सा छूट जाएगा कोई बात नहीं, ये 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके उस ट्रैक पे पीछे पीछे नहीं गए, आप इधर से मुड़े, नीचे इधर से मुड़े और इधर से आप जैन पेट्रोल पंप से होते हुए बस स्टैंड पहुंचोगे, ताकि वो उधर से पहुंचे इसके पहले आप यहां से पहुंचने की पूरी कोशिश करोगे, शॉर्टकट मारने का कोशिश करोगे। वहां पे पहुंच जाओगे, उसके दरवाजे पे वो बोलेगा क्या हुआ तुम वहां था, यहां कैसे आ गया, अरे एक मिनट के लिए कॉपी तो जल्दी से। फिर आप कॉपी से अपना निकालोगे माल, लो दोस्त जाओ, अब कल देना कोई बात नहीं, आज शाम में भी मत देना, जान में जान आएगी आपको। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहां पे और इसको रिलेट करना। हुआ है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कॉपी के साथ नोट भी ले गया, वेस्टफुल सब्सटेंस के साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सब मिक्स होकर के इधर से बहता 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 जा रहा है, जो अल्टीमेटली कहां जाने वाला है, कलेक्टिंग डक्ट में। इफरेंट आर्ट्रियोल का काम है टू सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब इट बैक। तो इफरेंट आर्ट्रियोल ना इसके पीछे पीछे दौड़ेगा तो ये तो बहुत सारा आगे बढ़ जाएगा ना, ये सीधा चला जाएगा इधर, और बेटा इधर ही तो आओगे लास्ट में, अल्टीमेट रास्ता तो वही है। वो इधर से आकर के रिकलेक्ट करना चालू करेगा। मतलब क्या हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऐसे ऐसे बह रहा है, मतलब सिंपल इस डायरेक्शन में जाकर के ऐसे जाएगा, और इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो भी चीजें हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, थोड़ा बहुत पानी वानी कुछ कुछ कंटेंट रह जाएगा उसमें, तो ये जो बहाव होगा ना ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा। मतलब जब जो चीज इधर से बह गया उसको लेते, जैसे कि देखो ब्लड तो यहां लगातार बह रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल से जा रहा है, जितनी फिल्ट्रेशन हो रही है उस फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को भी वापस अब्सॉर्ब किया जा रहा है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल कि ये रिकलेक्शन ना, ये ऐसे ऐसे लपेटेगा इसको चारों तरफ से कि जहां जहां से भी फ्लो होगा ये लेता जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन करता जाएगा सेलेक्टिवली, और ये लेते लेते कलेक्शन वापस 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 लेते 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 ये जब इधर तक पहुंचेगा तो इधर जो चीजें आ रही होंगी, मतलब ये जो पहले बह गया वो यहां से रिकलेक्ट होता चला जाएगा, सो दैट नथिंग यूजफुल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, एक्सेस वाटर शैल बी लॉस्ट बाय दिस फ्लो। इसको कहते हैं हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब होता है उल्टा, ये ऑपोजिट, करंट का मतलब होता है बहाव। तो इधर से बह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इधर से बह रहा है ब्लड ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होगा कि दे विल बी एबल टू रीअब्सॉर्ब द थिंग्स सेलेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंटली, सो दैट ऑलमोस्ट नथिंग यूजफुल विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। हम लोग ना यूरिन फॉर्मेशन वाले टॉपिक पे हैं आज। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला हमने, रीअब्सॉर्प्शन जिसको हमने सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोला। सेलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि नॉट एवरीथिंग विल बी अब्सॉर्ब्ड बैक। ये नहीं कि यूरिया वापस खींच लेगा इफरेंट आर्ट्रियोल, ये नहीं कि वो अमोनिया का कुछ कुछ क्वांटिटी खींच लेगा, वो क्या खींचेगा, सिर्फ यूजफुल चीजों को सेलेक्टिवली, दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So that's in better language that's called selective reabsorption and tibular secretion, क्योंकि renal tubule से ये secretion होगा, proximal convoluted tubule, Henle's loop वाला tubule, distal convoluted tubule, इन tubule से secretion होगा, तो that's called tubular secretion that takes place in different parts of the nephron. Parts of nephron मतलब ये glomerulus में glomerular filtration हुआ, efferent arteriole ने selective reabsorption किया, और बाकी जो renal tubules हैं इन्होंने secretion किया। अगला पैरा पे आ जाइए प्लीज। The first step in urine formation is the filtration of blood. The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. On an average, please understand, on an average 1100 से 1200 ml, मतलब तकरीबन 1 से 1.25 लीटर of blood
is filtered by the kidney, that is per minute. 1 मिनट में हमारा टोटल कितना ब्लड है बॉडी में? 5 से 6 लीटर। तो 1 लीटर से 1.25 लीटर 1 मिनट में फिल्टर हो जाता है। तो 5 से 6 मिनट में पूरा बॉडी का ब्लड फिल्टर हो गया, फिर से आया फिल्ट्रेशन के लिए 5 मिनट के बाद। तो ऐसा कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटरी प्रोसेस में हमारा ब्लड फिल्टर होता जा रहा है। तो ये डेटा पहला याद करने वाला कि ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड। 6 लीटर या 5 लीटर का 5 से 6 मानोगे, 5 से 6 मानोगे तो 1 से 1.25 लीटर जो हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। is pumped by kidney, pumped out by kidney by each ventricle of the heart in a minute. अगला लाइन, the glomerular capillaries pressure causes filtration of blood through 3 layers. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा अलर्ट होके पढ़ेंगे। आपको याद है हमने वहां पे रेस्पिरेशन में बात की थी मेम्ब्रेन की, क्या मेम्ब्रेन बोलते थे उसको? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जहां पे एल्वियोलस का मेम्ब्रेन था क्या बोलते थे उसको? स्क्वैमस एपिथेलियम। बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर blood vessel, the epithelium of the Bowman's capsule and a basement membrane between these two layer. सेम बात है। बात क्या हो रही है कि पतला पतला कैपिलरीज इमेजिन कर लीजिए। किसके अंदर? अरे बोमैन्स कैप्सूल के अंदर बच्चा, है ना बोमैन्स कैप्सूल आपका। इसमें जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल आएगा, इसके बहुत सारे कैपिलरीज हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, और एफरेंट आर्ट्रियोल निकलेगा। तो ये जो ब्लड है, ब्लड इसमें बह रहा है। तो ये मेम्ब्रेन का क्या नाम है? एंडोथेलियम। क्या नाम है? एंडोथेलियम। इसके नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला मेम्ब्रेन आएगा, किसका? बोमैन्स कैप्सूल का। ये बोमैन्स कैप्सूल का मेम्ब्रेन आ जाएगा। कौन सा आएगा? ये एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जैसे वहां पे बात थी, सेम बात यहाँ पे भी, कुछ नया थोड़ी है। 3 लेयर्स, मतलब रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में बात थी ना, एल्वियोलस में एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो रहा था, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन, वहां पे गैस का एक्सचेंज हो रहा था मेम्ब्रेन के आर पार बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। क्या क्या 3 लेयर है? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरा द एपिथेलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, और दोनों के बीच में क्या आएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल को हम लोग पोडोसाइट्स कहेंगे, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtration slits या slit pores. ये पैराग्राफ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट में बहुत ज्यादा फोकस्ड जोन है। फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को। एपिथेलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल को आप कहते हैं पोडोसाइट्स। They are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space, और space को आप slits या slit pores बोलते हैं। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the blood except the proteins passes into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, this is called ultrafiltration. Now listen carefully. ये हमारा क्या था? एपिथेलियम। एपिथेलियम के सेल्स को क्या नाम दिया गया बच्चों? पोडोसाइट्स। PYQ है ये नीट का। पोडोसाइट, 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 पोडोसाइट। एपिथेलियल सेल्स आर पोडोसाइट्स। 2 पोडोसाइट्स के बीच में ये जो गैप दिख रहा है आपको, पतला सा गैप, बहुत पतला, इसको क्या बोला गया? स्लिट्स या स्लिट पोर्स। इन स्लिट पोर्स के थ्रू ब्लड के अंदर जो भी चीजें थी वो छन के नीचे आ रही हैं। ये जो पोडोसाइट्स हैं ये इस तरह से अरेंज्ड हैं कि पतला पतला गैप है बिटवीन द पोडोसाइट्स। इस पतले गैप से फिल्ट्रेशन हो रहा है and substance are coming down into this Bowman's capsule. बोला गया कि जब ब्लड यहां से गुजरता है तो प्लाज्मा का सब कुछ, ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं ना, तो उसका नाम नहीं आया। आप बोलोगे उसका नाम ही नहीं आया, तो बोला गया प्लाज्मा का सब कुछ एक्सेप्ट द प्रोटीन। तो ऑफ कोर्स फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, वो तो बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है आरबीसी इन कंपैरिजन टू द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो हम अगर बोलेंगे ब्लड का क्या क्या फिल्टर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा प्रोटीन। अगर हम बोलेंगे प्लाज्मा से क्या फिल्टर नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। ये लाइन दोबारा पढ़ें प्लीज। फिर से ऊपर आ जाएगा 3 लेयर की जो बात लिखी गई है यहाँ पे। दैट इज एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ द Bowman's capsule and basement membrane between them. चलो यहां से पढ़ेंगे ध्यान से। The epithelial cells of the Bowman's capsule are called podocytes. डब्बे में डालो, बॉक्स में डालो ये टर्म, podocytes. The epithelial cells of the Bowman's capsule are called podocytes, are arranged in an intricate manner. मतलब इतना प्रॉपर सटा सटा करके इस तरीके से अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर कह सकते हैं आप इंट्रिकेट मैनर को, so as to leave वेरी माइन्यूट स्पेस बिटवीन देम, ताकि इतना भी चिपका हुआ नहीं कि एकदम कोई जगह ही नहीं है, उनके बीच में हल्का पतला सा बारीक स्पेस है। स्पेस को क्या बोला गया?
filtration slits या slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except the proteins pass through them into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, such kind of filtration is considered as ultrafiltration. मतलब ये लाइन में जितने भी वर्ड्स आए, जो भी डेटा है, वो आपको याद होना चाहिए. क्या क्या हमने सीखा? सबसे पहले हमने सीखा यहाँ पे जो स्टार्ट हुई यूरिन फॉर्मेशन की बात, कि 3 स्टेप में होगा पूरा प्रोसेस. क्या क्या? अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. उसके बाद बात हुई फिल्ट्रेशन के बारे में. बोला गया कि 1 मिनट में हमारा किडनी, दोनों किडनी एक्चुअली मिल करके तकरीबन कितना 1100 से 1200 लीटर, सॉरी उतना ml, मतलब के 1.2 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर कर देता है. फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ग्लोमेरुलस से होता हुआ बोमैन्स कैप्सूल तक जाता है. तो जहां पे लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन की बात की गई, वहां पे बताया गया 3 परत हुआ. एक लेयर होगा ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन का. ब्लड वेसल की जो दीवार है किस चीज की बनी हुई? एंडोथीलियम. नीचे हमारा बोमैन्स कैप्सूल किस चीज का बना हुआ? एपिथेलियम सेल्स को क्या बोला गया? पोडोसाइट्स. दोनों के बीच में आने वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन. पोडोसाइट्स के बीच बीच में गैप को क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट्स. ठीक है. टोटल ब्लड है 5 से 6 लीटर ना. अगर 5 लीटर है, 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर. 5000 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर का मतलब 1/5 हुआ ना. टोटल ब्लड का 1/5 ब्लड 1 मिनट में फिल्टर हो जाता है. टोटल ब्लड का इतना जो वैल्यू है ना, वो 1/5 हुआ. ये इसका मीनिंग हुआ. चलो आगे बढ़ेंगे प्लीज. द अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ये सब PYQ है. मैंने बोला ना, ये जो यूरिन फॉर्मेशन वाला सेक्शन है ना 16.2, दिस बिकम्स इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. 10 क्वेश्चन तो यहां से लिख लो 40 में से, 1/4 तो यहीं से आएगा. यूरिन फॉर्मेशन पढ़ो. फॉर्मेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, सॉरी अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अब ध्यान से सुनो और एकदम रिलेट करना है इस बात को. जस्ट रीड द नेक्स्ट स्मॉल पैराग्राफ. Amount of the filtrate formed by the kidney per unit is called glomerular filtration rate. Amount of filtrate formed by the kidney per minute, 1 मिनट में किडनी से कितना सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, इसको हम कहते हैं GFR. फुल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका वैल्यू आता है 125 मिलीलीटर पर मिनट. Amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate, जिसका वैल्यू है 125 मिलीलीटर पर मिनट. 125 ml पर मिनट को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, 125 ml पर मिनट को अगर हम हिसाब लगाएंगे कि 1 मिनट में इतना 125 ml, तो 1 घंटे में इंटू 60 है ना, फिर इंटू 24, एक 24 घंटे में, तो वैल्यू बन के आएगा तकरीबन 180 लीटर का पर डे. 180 लीटर पर डे यूरिन आपके बॉडी में बन रहा है. यूरिन बन रहा है बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो अगर ऐसा होगा तो आप सारे यहां नहीं बैठे होते. कहां बैठे होते? कोई वॉशरूम पकड़ के बैठे होते, बन रहा होता, निकल रहा होता, बन रहा होता, निकल रहा होता. बट आपका 24 घंटे में जो एवरेज यूरिन फॉर्मेशन है वो 1.5 लीटर के आसपास है. 1.5 लीटर. 180 लीटर को घटा करके 1.5 लीटर कर दिया जाना का मतलब ये हुआ कि 99% से ज्यादा ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहना चालू होगा, ये रीअब्सॉर्ब कर लिया गया बैक इनटू द ब्लड बाय इफरेंट आर्टरियोल्स बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. इसमें पानी है बहुत ज्यादा, ये सारा पानी वापस खींच लिया जाएगा. तो 180 लीटर में से सिर्फ कितना बहेगा बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में? 1.5 लीटर के आसपास. तो बाय एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन पर मिनट GFR इज 125 ml. ये वैल्यू याद रहेगा. क्या है 125 ml? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इसमें से सिर्फ मतलब इसकी कैलकुलेशन 180 लीटर जो जाती है, इसमें 99% से ज्यादा इज रीअब्सॉर्ब्ड. चलो पढ़ो, जल्दी पढ़ो फास्ट. 99% समझ आ रहा है ना आपको? दोबारा उस ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ोगे.
The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate, GFR. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, which will be calculated into अगर 24 घंटा तो that becomes 180 लीटर per day. इस नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को छोड़ करके अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ के अगले पैराग्राफ में आओ, फिर अभी वापस आएंगे ऊपर. A comparison of the volume of filtrate formed per day, जिसका अभी हमने क्या वैल्यू निकाला 180 लीटर पर डे, with that of the urine released per day कितना 1.5 लीटर. आगे पढ़ो. Suggest that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. In better words, selective reabsorption. The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or by passive mechanism. ATP खर्च करके या तो खींचा जाता है या तो अपने आप खींचा के चला जाता है by the concentration gradient. कैसे? गाढ़ापन जहां ज्यादा है, पानी जहां कम है, ऑपोजिट डायरेक्शन से अपने आप पानी बह के वहां पे आएगा. इसी को बोलते हैं आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. हायर वाटर लेवल, लोअर वाटर लेवल, तो हाई वाटर लेवल से लो की तरफ अपने आप ट्रांसफर हो जाता है चीजों का. चलो पढ़ो, पूरा पढ़ो. The tubular epithelial cells in different segment of nephron perform this either by active or passive mechanism. For example, substance like glucose. ये बात याद कीजिएगा, यहाँ पे याद करने वाला बात है कि क्या क्या एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना पैसिवली होगा, क्या क्या ट्रांसपोर्ट या अब्सॉर्ब करने के लिए ताकत लगता है जिसको क्या बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और क्या क्या बिना ताकत लगाए अपने आप हो जाता है पैसिव. पढ़ो, फिर से पढ़ो. तो फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड, अंडरलाइन करो, एक्टिवली, एनर्जी खर्च करके. whereas nitrogenous waste are reabsorbed by passive transport. Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of nephron. ऊपर वाले पैराग्राफ में फिर से आ जाओ जो छोड़ के हम लोग नीचे आए थे, ये इंपॉर्टेंट बात है. The kidney have built-in mechanism for the regulation of GFR. The kidney have a built-in mechanism for the regulation of GFR. Normal GFR बोला गया 125 ml होना चाहिए, साथ साथ क्या लिखा गया, हेल्दी लोगों में होता है. ठीक है, जिसका GFR घट जाएगा या बढ़ जाएगा उसके साथ होगी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या होगी ये हम लोग लास्ट डे बात करेंगे जब डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो. बट आपको पता है किडनी के प्रॉब्लम बहुत तरह के हैं. स्टोन बनना जिसको आप कहते हैं रीनल कैलकुलाई, सुना है आपने? आपने सुना है ये लफ्ज कि किडनी में पथरी हो गई, पत्थर की छोटी बहन पथरी, बड़का सा नहीं हुआ, छोटा छोटा हो गया. पथरी वर्ड सुना है आपने? आपके खाने पीने में जो एक्सेसिव मिनरल्स का प्रेजेंस है, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये एक्यूमुलेट होकर के सॉलिडिफाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलाई. बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म फॉर दोज पथरी इज कैलकुलाई, जो किडनी में भी एक्यूमुलेट हो सकता है, गॉल ब्लैडर में भी हो जाता है, कभी कभी आपके इंटेस्टाइन में होता है, कभी कभी यूरेथ्रा में भी हो जाता है. ये डिसऑर्डर में आएगा. तो इसका कारण ये होता है कि आपका जीएफआर गड़बड़ होगा. जीएफआर गड़बड़ कब होगा? जब आपके बॉडी में पानी की कमी होगी. पानी की कमी कब होगी? जब पानी पियोगे नहीं, खाना खाओगे, एक घुट पी लोगे, हो गया. यू ऑल, अभी किसी का भी हमें टेस्ट अगर करते हैं ना, किसी का भी टेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT, आई कैन गारंटी दिस, कुछ लोगों को शायद छोड़ करके मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी अ पेशेंट ऑफ किडनीज. इसका मतलब नहीं है कि किडनी में दर्द होता है या यूरिनेशन में पेन होता है या कुछ नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं होगा. ये असर होगा 20 साल बाद, 25 साल बाद, क्योंकि ये चीज़ दिख जाता है. कैसे दिख जाता है? दिखने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एक तो दिखता है आपके स्क्लेरा से, वाइट पार्ट ऑफ आई से. दूसरा दिखता है आपके स्वेटिंग इंटेंसिटी से, पसीना कितना आता है आपके फोरहेड्स पे, इस बेसिस पे. ये बातें हम लोग लास्ट में करेंगे, बट जीएफआर का जिक्र आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं तुरंत इस बात को, कि पानी का मात्रा अगर आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं जाता है ना, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप ग्रोइंग स्टेज में हैं. आपको आदत बनानी चाहिए कि आप कम से कम भी तो 4 से 6 लीटर पानी मिनिमम इज दिस नंबर दिन भर में पिया करें. 4 लीटर इज लाइक 1 लीटर का जो बॉटल आता है वो ऐसा 4 बॉटल पानी आप सुबह से शाम तक अगर नहीं पीते हैं तो यू आर हार्मिंग योर किडनीज.
क्योंकि आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी। जब फ्लूइड की कमी होगी तो जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा तो फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे असर पड़ेगा, और वहां पे क्या होगा कि आपका जीएफआर जो फिल्ट्रेट है वो गाढ़ा होगा। पानी कम है तो गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो अटकेगा, फ्लो स्लो होगा। पानी ज्यादा अच्छे से बहेगा कि शहद, क्योंकि इट इज लेस विस्कस, लेस सोल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट। जीएफआर में अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गाढ़ा होगा तो विथ मोर गंदगी, लेस वाटर, तो ये गंदगी फंसेगी कहीं कहीं फ्लो के दौरान, चिपक जाएगा वॉल्स पे। लॉजिकल, एकदम लॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। और अगर इसमें पानी बहुत है तो पानी के फोर्स से चिपकेगा नहीं, बहता निकल जाएगा। समझ आ रही है बात? थोड़ा चिपकेगा, फिर थोड़ा और चिपकेगा, बाद में नया आके और चिपकेगा और चिपकेगा, चिपकते चिपकते बन जाएगा कैल्कुलाई। जैसे थ्रोम्बस बनता है हार्ट में फैट एक्यूमुलेशन से, एंजीना पेक्टोरिस याद है? तो एक मशवरा है कि पानी बहुत पिया कीजिए और नाप के पिया कीजिए, मन के हिसाब से नहीं। मन नहीं कर, मन 20 साल बाद आपको बताएगा और आप कितना भी उसको कोसते रह जाओगे वही करेगा। तो प्लीज स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर ज्यादा क्वांटिटी में। आ जाओ, अब ये बात यहां पढ़ना शुरू करो क्योंकि हम लोग JGA डिस्कस कर रहे हैं GFR के बाद। JGA का फुल फॉर्म है क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। आ जाओ पढ़ो जरा और समझना शुरू करते हैं बच्चों। Kidneys have a built-in mechanism for regulation of glomerular filtration rate. रेगुलेशन मतलब बढ़ाना घटाना, जैसे हार्ट बीट का रेगुलेशन होता है, जीएफआर भी रेगुलेट करता है किडनी। अगर लग रहा है बहुत कम जीएफआर आ रहा है, 125 ml आना चाहिए था, 90 ml आया, 80 ml आया पर मिनट, ये तो गड़बड़ बात है, तो बॉडी में फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। पढ़ना शुरू करेंगे। One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, JGA. JGA is a special sensitive region formed by cellular modification of distal convoluted tubule and afferent arteriole at the location of their contact. अभी मैं समझाता हूं, एक बार पूरा पढ़ लीजिए पहले। A fall in GFR can activate the JG cells to release a hormone called renin. A hormone called renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. दोबारा पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को। Go through this nicely. JGA full form बोलो। JUXTA juxta glomerular वर्ड से आप फेमिलियर हैं। अपैरेटस एक स्ट्रक्चर को बोलता है। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। हाँ, एफरेंट आर्ट्रियोल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पोल्स अपार्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना बहुत दूर दूर। अभी थियरी अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो आपको वहां लिखा हुआ ये मिला होगा कि JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की फॉर्मेशन होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल विथ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर आपने डायग्राम देखा होगा या इमेजिन किया होगा, बोलोगा ये कहां से कॉन्टैक्ट में आ गया? एफरेंट आर्ट्रियोल यहां, DCT यहां। ये सवाल नहीं आया मन में? चलो जरा समझते हैं। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये हम लोगों ने ऐसे एक्सपैंड करके फैला करके सारा क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आए उस हिसाब से बनाया। एक्चुअली में ये इतना फैला फैला अगर होगा तो इतने बड़े किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन कहां से समाएगा? ये एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड, कॉम्पैक्ट और ओवरलैपिंग होता है। अब इसको यूं कर लो कि ये उठाओ और इसको ले करके इधर आ जाओ। ये इमेजिन हो रहा है अभी? इसको उठाओ पूरा लेके 3D में इधर आ जाओ, तो यहां आ गया हमारा क्या? लंबा डंडा क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। इधर आ गया पीछे हमारा क्या? DCT। अब ये पहुंच गया एफरेंट आर्ट्रियोल के नजदीक। जस्ट प्लेस इट लाइक दिस हियर। अब क्या बात है? बात ये है कि एक टिश्यू या एक ऐसा टिश्यू ही बन गया एक्चुअली, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो कुछ सेल्स हैं इसमें हमारे DCT के, कुछ सेल्स हैं हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल के। ये एक कॉन्टैक्ट बना करके यहां पे जब ये आपस में एडहेयर हो रहे हैं, चिपक रहे हैं जहां पे, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है JGA। वहां से रिलीज होता है एक hormone. Renin is a hormone. Renin is also an enzyme. Renin with double N is an enzyme. Renin with single N is a hormone. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा वरना 10th में तो पढ़ा होगा, तो शायद आपको याद हो
कि आपके स्टमक में ना पेप्सिन और रेनिन नाम के दो एंजाइम निकलते थे। आपने ये तो पढ़ा है ना, एंडोक्राइन पढ़ा है ना, पेज नंबर 247 पे आओ, 19.3 सेक्शन 19.3, यहां पे आपको लिखा हुआ है क्या, हेडिंग क्या है, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकंड पैराग्राफ पे आओ, द juxtaglomerular cell of kidney मिला आपको, प्रोड्यूसेस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटीन, इसी को हम लोग रेनिन भी बोलेंगे, which stimulate the formation of RBC and also has a role in modulating या regulating the GFR। सेक्शन 22.3 में आपको वहां पे मिलेगा JGA के सेल्स के बारे में। खैर नहीं भी मिला कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ध्यान से आ जाओ समझने के लिए। बात समझना ये है आपको ध्यान से कि आपका जो एफरेन आर्टरियोल है और ये DCT है, ये जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगा वहां पे JGA है। JGA इस चीज को ध्यान से देखता रहेगा कि GFR ठीक ठाक है कि नहीं। अगर GFR कम है तो उसको बढ़ाएगा, अगर GFR ज्यादा है तो घटाएगा। कैसे बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा करके। GFR अगर कम है तो प्रेशर हाई कराएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ज्यादा ब्लड आएगा फास्ट और ज्यादा प्रेशर से फिल्ट्रेशन बढ़ेगा थोड़ा। अगर बहुत ज्यादा GFR हो रहा है तो प्रेशर को कम करवाएगा, तो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन कराएगा ये हमारा कौन सा हार्मोन, रेनिन। अब दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ो इस बात को समझने के बाद, इफ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस, go through this nicely please. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. Kidneys में एक mechanism है, अगर GFR में कोई गड़बड़ी हुई तो उसको regulate करने का, बढ़ाना या घटाना। One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. What is JGA? ये इसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन जो नेफ्रॉन में ही है। कैसे बना है? फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल। कहां पर? एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। A fall in GFR can activate the JG cells to release renin, जो क्या करेगा, विच कैन स्टिमुलेट द glomerular blood flow, मतलब इंक्रीज द ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो GFR विल बी बैक टू नॉर्मल। चलो हो गया। दोबारा आएंगे अगले पैराग्राफ पे, कंपैरिजन, ये दोबारा हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ रहे हैं ताकि वो एक पूरा का पूरा कनेक्शन बन जाए। कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर लीटर, दैट इज 180 लीटर ऑफ ब्लड पर डे, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज जो कि 1.5 लीटर ही होता है, सजेस्ट ये करता है कि बाकी का इतना सारा GFR कहां गया, सॉरी ग्लोमेरुलर GF कहां गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां गया, तो दे आर रीअब्सॉर्ब्ड। नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। द tubular epithelial cells in different segments of the nephron perform this reabsorption either by active or passive mechanism. For example, substance like glucose, amino acid, sodium are actively absorbed, ताकत लगा के इसको वापस लिया जाता है, whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. Reabsorption of water can also occur passively in initial segment. ठीक है, आगे आ जाओ। During the urine formation, tubular cells secrete the substances like hydrogen and potassium and ammonia into the filtrate. The tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in maintenance of ionic and acidic base balance of the body fluid. ये बात शायद अभी आपको थोड़ी कम समझ आई होगी, डोंट वरी, ये आपको समझ में आ जाएगी जब हम लोग करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आप अगला सेक्शन जो देखते हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि नेफ्रॉन के जो 4 पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, PCT, हेनलेज लूप, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। यही नाम आया, देखो जरा, PCT, हेनलेज लूप, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट सीक्वेंशियली। लेकिन पेज पलट करके जब आप डायग्राम देखते हैं, ये वाला फिगर 16.5 या पुराने बुक में जो भी नंबर है 19.5, अब गौर से देखिए प्लीज। तो यहाँ पे ना ये रिप्रेजेंट किया गया है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड वेयर डज इट हैपेंस। गौर से देखिए प्लीज। इट्स लाइक दिस के क्या क्या कहां कहां एरो दिखा रहा है कि कौन सी चीज बाहर निकल रही है, कौन सी चीज अंदर जा रही है। जस्ट लुक एट द डायग्राम। देख पा रहे हैं आप? हम लोग अभी जो चीज पढ़ने वाले हैं अनदर 15-20 मिनट्स में, वो ये होगा कि ये जो किडनी के फंक्शंस है ना, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। रेगुलेशन का मतलब कि लाइक कभी कभी होता है कि हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं अगर, तो थोड़ी देर के बाद ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है और हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो रेगुलेशन आप
सेक्शन 16.5 में आएंगे। 16.3 और 4 ये दोनों जुड़ा हुआ है, इस दोनों पे हम लोग कल बात करेंगे। अभी इस पे आएंगे प्लीज आप, कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि किडनी कब फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ा देता है, कब घटा देता है। उसमें तो एक बात अभी जीएफआर का आया, वो इसमें अभी दोबारा आएगा, जेजीए आया, जीएफआर आया, उसके अलावा और क्या क्या है हमारे बॉडी में ओवरऑल जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन पे किसी ना किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेगुलेशन करेगा। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, ऊपर से पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। चलो पैरा पैरा, कितना पैरा, 1 2 3 4, 4 पैरा में है, और ये चारों पैरा में अलग अलग बात है। ओवरऑल सब जोड़ के क्या बात होगी कि हमारा किडनी का फंक्शन रेगुलेट कैसे होता है, कब किडनी ज्यादा फिल्ट्रेशन करेगा, कब किडनी कम फिल्ट्रेशन करेगा, किडनी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आएगा, और उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। पहला पैराग्राफ, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड या कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें शामिल है क्या क्या, हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट हार्ट। 3 ऑर्गन का 3 स्ट्रक्चर के बारे में बात आई, क्या क्या, हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट। हाइपोथैलेमस, फिर जेजीए, फिर हाइपोथैलेमस। याद है आपको, ये नाम सुना है आपने, पिट्यूटरी का असिस्टेंट है। पिट्यूटरी याद है आपको, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। हार्मोन का नाम याद है आपको, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, और क्या, कौन सा छूट गया, वेसोप्रेसिन, एडीएच। हाइपोथैलेमस मैं वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये वो ग्लैंड है जो पिट्यूटरी के सारे फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। कंट्रोल नहीं बोला मैंने, सपोर्ट करता है। मतलब इसको माना जाता है असिस्टेंट टू पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मेन ग्लैंड है, बट उसको क्या काम करना है, जैसे असिस्टेंट या सेक्रेटरी होता है ना कोई, वो बताता है बॉस को कि आज आपका ना दिन में यहाँ मीटिंग है, आज आपको वहां जाना है, आज वहां इनॉग्रेशन है, आज चीफ गेस्ट के तौर पे 4:30 से 6 बजे तक आपको वहां रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। बॉस ये सब चीज का हिसाब किताब नहीं रखता, उसने एक आदमी रखा हुआ है, वो बताएगा कि क्या क्या करना है, कहाँ साइन करना है, किससे डीलिंग है, तो ये सारी बातें। तो ये पिट्यूटरी बॉस है, और असिस्टेंट कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हिसाब से पिट्यूटरी की फंक्शनैलिटी होती है। सुनने में लगेगा इस लाइन को अगर मैं बोलूंगा कि हाइपोथैलेमस के हिसाब से पिट्यूटरी काम करता है, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि हाइपोथैलेमस बॉस है, पिट्यूटरी नौकर है। इन जनरल मीनिंग यही निकला ना, बट मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है, वाइसा वर्सा है ना। जो बॉस बहुत ज्यादा बॉस हो जाएगा तो कोड़िया हो जाएगा, तो उसके सारे काम कोई और करेगा, उसको साइन भी करवाने के लिए बोला जाएगा यहां पे साइन कर दीजिए। तो वैसे ही कुछ है मामला। पिट्यूटरी मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी से ऐसे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो किडनी पे डायरेक्टली काम करते हैं, बट ये कंट्रोल रेगुलेटरी एक्टिविटी जो हाइपोथैलेमस करवाएगा पिट्यूटरी से बोल करके, इसलिए नाम यहां हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, एडीएच फुल फॉर्म किसी को याद है, हाथ खड़ा करके बोलो अगर किसी को याद है तो। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब लिखते हैं HORMONE, तो हार्मोन कैसे बोल सकते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन। बहुत ज्यादा यूरिन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। इस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब इट विल इंश्योर कि डायूरेसिस ना हो। अगर बहुत ज्यादा यूरिन बनना शुरू हो जाता है तो ये हार्मोन एक्टिवेट होता है और ये पानी को रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है डीसीटी से। यहां पे ये हार्मोन एक्सेसिव, देखो यूरिन का मतलब है कि गंदगी जितना निकलना था वो तो निकला, वॉल्यूम ऑफ यूरिन तब ज्यादा हो जाएगा ना जब पानी बहुत ज्यादा चला जाएगा। अगर किसी के बॉडी में एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, मान लीजिए अगर किसी के बॉडी में एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है कि उसको ना हर थोड़ी थोड़ी देर पे मिक्चुरेशन की जरूरत होती है। किसकी, मिक्चुरेशन कोई चूरन का नाम नहीं है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा चूरन से है चूरेशन। मिक्चुरेशन इज अ फिनोमेना, इट्स अ प्रोसेस बाय विच द यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का जमा होना
दैट्स द प्रोसेस कॉल्ड यूरिनेशन. यूरिन जमा होने के बाद जब ब्लैडर से यूरेथ्रा के ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेगा ना, तो द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. मे आई गो फॉर मिक्चुरेशन कैन बी द टर्म यूज्ड फॉर दैट प्रोसेस. MICTURATION. अगला टॉपिक देखेगा वैसे आपको कहीं लिखा हुआ 16.6 में या 19.6 में. क्या है वर्ड? मिक्चुरेशन. क्या है वर्ड? तो मिक्चुरेशन के लिए ध्यान से सुन लो बात, वापस आ जाओ जो बात हम लोग कर रहे थे. अगर किसी को ADH की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी के बॉडी में ADH नाम का हार्मोन कम हो जाएगा ना, तो हर 15 मिनट पे 20 मिनट पे आप जाओगे वॉशरूम. अगर ऐसा किसी के साथ होगा कि ADH की कमी हो जाएगी, तो उसके बॉडी में ना बहुत सारा वाटर निकल निकल करके यूरिन के साथ बह के चला जाएगा. क्योंकि ADH का काम यह है कि DCT के पास वो ज्यादा से ज्यादा पानी वापस खींच लेता है. सो दैट मतलब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ यूरिन या कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ यूरिन जाए जिसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर हो. पानी बर्बाद होने का क्या है? हमें वेस्ट निकालना है ना बॉडी से बाहर. पानी आपकी बॉडी में अगर बहुत मात्रा में है तो अच्छी बात है, बट पानी की कमी होगी ना, तो ADH विल इंश्योर कि पानी खींच लेगा. वो ऐसे भी खींच लेगा पानी, बहुत ज्यादा पानी जाने नहीं देगा. तो ये डाइयूरेसिस नहीं होने देगा. इसलिए इसका नाम क्या है? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन. कहां से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस. इससे सिंथेसाइज करेगा, निकलेगा तो पिट्यूटरी से. न्यूरोहाइपोफाइसिस अगर नहीं याद है तो मैं अभी आपको फिलहाल उस गहराई में नहीं ले जाना चाहता हूं. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का एक कोलैबोरेटिव हार्मोन है एक्चुअली. तो अभी जो पहला लाइन आया कि हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो है, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हुए. 3 स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हुए. क्या क्या? हाइपोथैलेमस, फिर JGA, फिर हार्ट. हार्ट कैसे? जितना ज्यादा धक 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 फास्ट होगा, उतना फास्ट होगा क्या? सर्कुलेशन. जितना ज्यादा होगा सर्कुलेशन, उतना जल्दी जल्दी ब्लड जाएगा किडनी में. और किडनी में ज्यादा ब्लड जाएगा तो जो हमारा पर मिनट 125 ml का GFR है, ये ज्यादा हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स हमें जल्दी जल्दी ब्लैडर भरेगा. ब्लैडर जल्दी जल्दी भरेगा तो मिक्चुरेशन भी फास्ट फास्ट होगा. तो आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं. Osmoreceptors in the body are activated by change in the blood volume, body fluid volume and ionic concentration. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release the antidiuretic hormone. ये नाम याद हो गया? जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. ADH का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन. फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस. कहां से? न्यूरोहाइपोफाइसिस से. न्यूरोहाइपोफाइसिस अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं पिट्यूटरी का पार्ट है ये. एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस बोथ आर द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. मुश्किल? आगे बढ़ेंगे. द ADH facilitates the water reabsorption from the latter part of the tubules. read it on your own. पूरा पैराग्राफ एक बार ढंग से पढ़ो. हाँ, तो ADH ज्यादा रिलीज होगा तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा. An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptor. पानी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है बॉडी से, तो ADH का रिलीज घट जाएगा. by a feedback mechanism. ADH can also affect the kidney functions. तो ये जो पहला पैराग्राफ है वो किसके बारे में है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले ADH के बारे में. 2 बार 3 बार आपको घर पे दोबारा पढ़ना होगा इसको. अगले पैरा पे आ जाइए. तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है JGA के बारे में. JGA जो अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आ जाओ. JGA play a complex regulatory role. A fall in GFR can activate JG cells to release a hormone called renin. अभी बात हुई थी इसकी. क्या करता है ये एंजियोटेंसिनोजन इन द ब्लड को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है. एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर. क्या? वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को सिकुड़ने वाले एजेंट को वेसोकंस्ट्रिक्टर बोलेंगे. ब्लड वेसल को फैला करके थोड़ा चौड़ा कर देने वाले सब्सटेंस को वेसो डाइलेटर बोलेंगे. ये वर्ड दिमाग में चिपका लीजिएगा. ब्लड वेसल्स आर वेसो. तो कंस्ट्रिक्ट मतलब कंट्रैक्ट, डाइलेट मतलब एक्सपैंड. तो वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन. अभी समझाया था मैंने आपको कि JG क्या करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है. तो जब कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर, अगर इतना सारा, अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड एक मोटे पाइप में बह रहा है
तो आराम आराम से बह रहा है कम प्रेशर में, उतना ही ब्लड को हम बहुत पतले पाइप में बहाएंगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा ना। तो ब्लड वेसल अपना शेप जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये काम कौन करा रहा है? जेजी सेल्स, बाय रिलीजिंग अ हार्मोन कॉल्ड रेनिन। हार्मोन कॉल्ड रेनिन। हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन का क्या नाम था? एडीएच। फुल फॉर्म वेसोप्रेसिन। दोबारा देखो, वेस्पोराइजेशन नहीं, बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, कम से कम अटेम्प्ट किए। वैसो कुछ तो याद था। ध्यान से देखो, सारे लोग देखो, द अदर नेम ऑफ एडीएच क्या है? वेसोप्रेसिन। इस पैराग्राफ को पूरा करेंगे तो यहां पे बात ये बताएगा कि रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन, ये ब्लड में पाया जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है ना तो ब्लड का वेसल इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो जाता है तो रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 फिर उसको कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 2 करता है। अब ये पढ़ो, एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। प्रेशर पढ़ो 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 यादव पढ़ो। एंड देयर बाय जीएफआर बढ़ जाता है। जब जीएफआर बढ़ जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीजिंग एल्डोस्टेरॉन। अब हार्मोन वाला चैप्टर तुम लोग ढंग से पढ़े नहीं हो, ये भी हार्मोन है एक। कहां से रिलीज होता है ये? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पार्ट से। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? रेनिन रिलीज बाय जीएफआर। रेनिन ने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन एक्टिवेट हो गया, एंजियोटेंसिन 2 बना। एंजियोटेंसिन 2 बना, वो एक्चुअली क्या है? वेसोकंस्ट्रिक्टर। क्या है? वेसोकंस्ट्रिक्टर का ये बेसिक रोल होगा कि ब्लड वेसल्स की ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलो लास्ट वाला हार्ट का पार्ट पढ़ो। हार्ट क्या करता है? जल्दी से पढ़ो। An increase in the blood flow to the atria of the heart can cause release of a hormone called ANF. आपको बता दूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा हमारे हार्ट से भी एक हार्मोन निकलता है, इकलौता हार्मोन, जिसका नाम क्या है? ANF का फुल फॉर्म होता है बच्चों एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अगेन वापस जाओ आप हार्मोन वाले चैप्टर में, जल्दी से जाओ। 19 पॉइंट कौन सा था? 3 या तो 22.3, जल्दी जाओ। वहां पे आपको जो हेडिंग है क्या है? हार्मोन्स ऑफ हार्ट। सबसे पहले पैराग्राफ में मिलेगा आपको ANF का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दे रहा हूं। क्लास 12th में जाओगे, रिप्रोडक्शन आएगा, पूरा हार्मोन भरा हुआ है वो। FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, किस हार्मोन का क्या रोल है। तो जब 12th में आपसे बात होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो इन हार्मोन का ये फंक्शन है, ये आपको ऑलरेडी पता होना जरूरी होगा ना। आज जो लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं किडनी फंक्शंस में हमारा ANF का रोल है। ANF का फुल फॉर्म बोलो। देखो एट्रियम से वर्ड एक्चुअली, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। पढ़ो। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of ANF. ANF can cause vasodilation. हमारा रेनिन क्या कर रहा था? वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो जब GFR घट जाएगा तो रेनिन बढ़ेगा, बट GFR बहुत हाई ऑलरेडी है तो ANF रिलीज होगा। ANF रिलीज होगा, ये ब्लड को डायलेट कराएगा ताकि प्रेशर घटे। प्रेशर घटे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी घटे। GFR में 140-150 ml अगर फिल्ट्रेशन आ रहा है, उसको कम करते करते लाना है ना 125-120 तक, तो कौन सा हार्मोन वहां पे आएगा? ANF। कहां से आता है? हार्ट से। 3 हार्मोन की बात हुई है, मोटी मोटी बात। हाइपोथैलेमस से कौन सा? ADH। JGA से कौन सा? रेनिन। हार्ट से कौन सा? ANF। जो भी हमने पढ़ा, अभी हमने आज पढ़ा ही क्या, बहुत थोड़ा सा पढ़ा बेसिकली। यूरिन फॉर्मेशन में तीनों स्टेप्स के बारे में बात हुई। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइक GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बोला कि ये 4 पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ के आएंगे आप, PCT, DCT, हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट। रेगुलेशन में ये 3 हार्मोन का रोल आया है। We will be discussing rest of the stuffs tomorrow and day after tomorrow. Comfortably we will be finishing it. Thank you so much.